सरकारी कर्मचारी भी अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी शाखा में जा सकते हैं, उसके किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह बात बीते 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने अपने एक आदेश के द्वारा कही। हालांकि जो कर्मचारियों पर यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर संघ की शाखाओं में जाने या उसके कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का जो बैन था, जो कि सरकार द्वारा हटाया गया, वो हटाना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की पृष्ठभूमि बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही रहस्यमयी है। आज इन्हीं चीज़ों से मैं पर्दा उठाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मामला है क्या, सविस्तार। यानी कि आपको मैं 1966 से लेके और 2024 में जब तक कि सरकार का फैसला नहीं आ गया या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट नहीं आ गया, तब तक के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको सविस्तार बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज बाय अभिषेक। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं, आज की कहानी पर आते हैं। आज की जो कहानी है वो आरएसएस पर जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, सरकार ने बैन लगाया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते, उस बैन को हटा लिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने भी एक आदेश के द्वारा इसको हटा लिया है। इसके पीछे की जो कहानी है उसी को सविस्तार आपके सामने मैं रखूंगा, साझा करूंगा। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की जो स्थापना है वो 1925 ईस्वी में होती है। विजयदशमी का दिन था। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का विचार था, उन्होंने ही प्रयास से आरएसएस यानी कि स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो जाती है। मुख्यालय इसका आप जानते ही हैं कि नागपुर में है। स्थापना के समय इसके कुल 5 सदस्य थे, मतलब 5 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो देश में इसके 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक संघी हैं या उसके फॉलोअर हैं और ये संगठन 40 से अधिक देशों में काम कर रहा है। लेकिन संघ का भी ये जो रास्ता है इतना लंबा जिसको उसने तय किया वो इतना आसान नहीं था। उस पर 3 बार प्रतिबंध लगे। पहला प्रतिबंध तो महात्मा गांधी जी की हत्या के समय ही लगा, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या को लोगों ने यानी कि सरकार ने संघ से जोड़कर देखा था। और पहली बार आरएसएस पर उस समय बैन लगा जब संघ, उस समय के जो संघ संचालक थे गुरु गोलवलकर जी, उनको जो है वो कैद कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और संघ पर बैन लगाया गया। यह बैन 18 महीने तक लगा रहा। इसके बाद उनको 1949 ईस्वी में रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद जो उस समय के गृह मंत्री थे पटेल जी, सरदार पटेल जी, उन्होंने रिहा करने के बाद कुछ शर्तें रखी थी, उन्हीं शर्तों के आधार पर रिहा किया गया था। चलिए जानते हैं कि ये शर्तें क्या थी। संघ ने के ऊपर जो शर्त लगाई गई थी वो पहली शर्त ये थी कि संघ जो है वो अपना संविधान बनाए, संविधान के बनाने के अनुसार उसको पब्लिश करवाए, पब्लिश करने के बाद उसका संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव द्वारा निर्वाचन हो। दूसरी चीज, हिंसा और गोपनीयता का त्याग करे संघ। इसके बाद तीसरी जो शर्त रखी वो लोकतंत्र पर भरोसा रखे संघ, ये सारे काम करे। क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हुई थी जब संघ ये कह रहा था कि वो तिरंगे को नहीं मानेगा, तिरंगे की जगह जो देश का ध्वज है वो भगवा होना चाहिए, भगवा रंग का होना चाहिए। पहली बार प्रतिबंध लगने के बाद अब दूसरी बार की बात करते हैं। दूसरी बार जब प्रतिबंध है वो 1975 ईस्वी में आपातकाल के समय लगाया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि आपातकाल का विरोध आरएसएस यानी कि स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद 2 साल तक आरएसएस पर प्रतिबंध लगा रहा। बाद में जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो ये प्रतिबंध हटा दिया गया। तीसरी बार का जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा वो 1992 में लगा। 1992 में लगा ये प्रतिबंध 6 महीनों तक के लिए था, 6 महीने चला। रीजन ये था कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का काम था, बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का मामला था वो तूल पकड़ रहा था और उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस की भूमिका पाई जा रही थी। इसकी वजह से 6 महीने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस, जैसा कि आपको भी पता है, आरएसएस हमेशा मानवता का काम करता है और इसने कुछ
राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र के नागरिकों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे कि 1962 का जब भारत और चीन युद्ध हुआ था, तब आरएसएस ने सैनिकों के लिए बॉर्डर तक रसद पहुंचाने में मदद की थी। ये उसका बहुत महत्वपूर्ण काम था उस समय। और इस आरएसएस के इस काम से प्रसन्न होकर उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 1963 ईस्वी में आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था सम्मानित करने के लिए। इसके बाद 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को सुधारने में काफ़ी मदद की थी। ये उसके कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है। संघ से जो उसके संघी निकलते हैं या स्वयंसेवक निकलते हैं, उन्हीं स्वयं सेवकों ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज वर्तमान समय में सत्तारूढ़ दल है, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उस बीजेपी, जो कि आज कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, उस पार्टी की स्थापना इसी आरएसएस के स्वयं सेवक संघी लोगों ने की। बात आती है अब आगे चलकर 7 नवंबर 1966 की। 7 नवंबर यहीं से मामला पकड़ता है, यही एक घटना होती है। इसी घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों पर बैन लग जाता है कि वो संघों की शाखाओं में नहीं जाएंगे, किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। घटना क्या थी? घटना ये होती है कि 1966 में गाय की हत्या ना हो, इसके लिए एक कानून बने, इस पर प्रतिबंध लगे। इसके लिए संघ और कई अन्य हिंदू संगठन, आरएसएस और इसके अलावा कई अन्य हिंदू संगठन, जिसमें से कि बीएचपी वगैरह भी थे और कुछ साधु, नागा साधु वगैरह भी शामिल थे, उन लोगों ने संसद का घेराव किया और कहते हैं कि इसमें लगभग 1,25,000 लोग शामिल हुए। धीरे धीरे घेराव करने के बाद लोग सड़कों पर उतरे। हुजूम जो है, बिल्कुल मेला लग गया था, लोगों का तांता लग गया था। और इसी बीच जो है वो धीरे धीरे ये जो आंदोलन था संसद घेराव का, ये हिंसा का रूप ले लेता है। हिंसा का जब रूप ले लेता है तो पुलिस आंदोलन कर्मियों को हटाने के लिए, तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठी चार्ज करती है। लेकिन इसी में इस आंदोलन के दौरान या इस विद्रोह को दबाने के दौरान एक पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है। साथ ही 8 अन्य लोग जो कि आंदोलनकारी थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना के बाद 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी जी सरकारी कर्मचारियों के संघ में जो गतिविधि है या संघ की शाखाओं में जाने पर पाबंदी लगा देती हैं, जो कि अभी तक यानी कि 2024 तक यानी कि 9 जुलाई तक चला रहा था, जिसे सरकार ने एक आदेश के द्वारा खत्म किया। पूरी कहानी और आगे बढ़ेंगे। अब इस कहानी को और आगे अगर बढ़ाएं तो इस कहानी को यानी कि ये जो बैन लगा था, इसको हटाने में जो मुख्य भूमिका निभाई है, वो निभाई है इंदौर के रहने वाले रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता जी ने। पुरुषोत्तम गुप्ता जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल गुप्ता जी का जन्म जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता एक सरकारी टीचर थे। इनके पिता चोरी छुपे संघ के कार्यक्रमों में यानी कि आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेते थे और जाते थे। चोरी छुपे क्यों जाते थे? क्योंकि 1966 ईस्वी में बैन लग गया था। यानी कि जब पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी का जन्म हुआ, उसी के 4 साल बाद सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस की शाखाओं में जाने पर बैन लग गया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिताजी को देखा कि चूंकि पिताजी उनके एक सरकारी शिक्षक थे, तो उन्होंने देखा कि पिताजी चोरी छुपे जाते हैं और वो भी बचपन में अपने पिताजी के साथ जो है जब उनकी छुट्टियां होती थी स्कूल की, तब वो अपने पिताजी के साथ चले जाते थे और देखते थे कि पिताजी चोरी छुपे जा रहे हैं। ये बात उनको बहुत बुरी लगती।
उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद में 1982 ईस्वी में उनका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में। वे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी थी तो आरएसएस में उनका जाना, उसके कार्यक्रमों में भाग लेना सरकारी नियमों के मुताबिक उचित नहीं था, इसलिए वो संघ के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये टीस रहती थी कि वो संघ के कार्यक्रमों में जाएं, पार्टिसिपेट करें, लोगों से वो मिलते थे, बात करते थे, यानी कि संघ की विचारधारा से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अब धीरे धीरे उनका नौकरी में आने के बाद संघ में आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में रहते हुए वो संघ के कार्यक्रमों में जाता है या संघ की शाखाओं में जाता है तो उस पर 7 साल की सजा, साथ ही जो अन्य डिपार्टमेंटल प्रमोशन में बाधा या बाकी सारी चीज़ें थी वो अलग। अब इसी तरीके से पुरुषोत्तम दास गुप्ता जी अपना जीवन यानी कि निकालते रहते हैं। वो 30 जून 2022 को स्टोरेज एंड इंस्पेक्शन ऑफिसर के पद से रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद वो 1 साल तक तो कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं, लेकिन 1 साल बाद वो इस बैन को हटवाने के लिए 9 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर देते हैं। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में याचिका डाल देते हैं। हाई कोर्ट में याचिका डालने के बाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक नोटिस भेज देता है। और नोटिस में केंद्र सरकार पूछती है, कहती है कि ये बताइए कि क्या आरएसएस देश विरोधी गतिविधि कर रहा है। मतलब हाई कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगती है कि क्या आरएसएस देश विरोधी गतिविधि करता है, क्या आरएसएस समाज से दूर रहता है या आरएसएस मानवता की सेवा नहीं करता, यदि नहीं तो इस पर प्रतिबंध क्यों, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नोटिस गई। केंद्र सरकार तो जो है उसने समय मांगा, राज्य सरकार ने यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके जवाब में कहा उसने कि वर्ष 2006 ईस्वी में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के बैन यानी कि सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में जाने आने या भाग लेने पर जो बैन था उसने 2006 में ही हटा दिया है। लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। केंद्र सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा। इसके बाद 1-2 पेशी और हुई और केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय गुजरा और देश में आम चुनाव आ गए, यानी कि लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव किसी तरीके से संपन्न हुआ, पूरा हुआ। इसके बाद बस फिर इस पर चर्चा शुरू हुई हाई कोर्ट में। 22 मई 2024 का दिन आता है। 22 मई 2024 को केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हाई कोर्ट के जजों से जुड़ते हैं, यानी कि सुनवाई में पार्टिसिपेट करते हैं और कहते हैं कि वो अपना जवाब अगली सुनवाई में जरूर दाखिल कर देंगे। अदालत उनकी बातों को सुनती है और अंत में कहती है कि हम आपको अंतिम मोहलत यानी कि 11 जुलाई तक की मोहलत देते हैं। 11 जुलाई की डेडलाइन हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दे दी जाती है। अब हाई कोर्ट को जवाब 11 तारीख तक देना था, लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार 9 जुलाई को एक आदेश जारी करती है और उसमें कहती है कि आरएसएस केंद्रीय कर्मचारियों पर या सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखाओं में जाने का जो बैन था वो हटा लिया गया है। 11 जुलाई को अब केंद्र सरकार इसी आदेश के साथ हाई कोर्ट पहुंचती है और हाई कोर्ट के समक्ष ये इस आदेश की कॉपी को रखती है और बताती है कि जो ये बैन था वो बैन हटा लिया गया है और इसलिए याचिका को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस बैन के लगाने का कारण आज तक या अभी तक नहीं बता पाई। 25 जुलाई को इस पर फिर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस गलती को सुधारने में 50 साल पता नहीं क्यों लग गए और इस तरीके से हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बैन है सरकारी कर्मचारियों पर वो अब हटा दिया जाता है। इस तरीके से अब केंद्रीय कर्मचारी आज की डेट में वो किसी भी आरएसएस के प्रोग्राम में जा सकते हैं।
उसमें भाग ले सकते हैं, उन पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये था आरएसएस का और आरएसएस के ऊपर लगे प्रतिबंध का, साथ ही आरएसएस से संबंधित लोगों पर जो प्रोविजंस थे उनकी सारी कहानी, उनकी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।